once again I welcome you to Counsel Friend, your counsel, your friend। बहुत सारे मेल्स मिले, बहुत सारे लोगों ने फोन्स किए, बताया अपनी प्रॉब्लम्स, डिस्कस की कि मेरे कैंडिडेचर में ऐसा चेंज हो चुका है, मेरे कैंडिडेचर में ये गड़बड़ हो चुकी है, मैं कैसे ठीक करूं, कैसे मैं इसको सुधारूं। तो आज ये वीडियो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बन रहा है और साथ ही साथ में एग्जाम हॉल के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सकते हैं, मुझे किन बातों की सावधानियां रखनी है, किन बातों से मैं अपने परफॉर्मेंस को और बढ़ा सकता हूं, अपना नीट एग्जाम कैसे और अच्छे से क्लियर कर सकता हूं। ये वीडियो इन्हीं सब बातों के ऊपर आज केंद्रित होगा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब इट सो दैट माय फ्यूचर वीडियोस कैन कम टू यू वेरी इजीली। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं काउंसिल फ्रेंड। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट अब बढ़ चुकी है। पहले 6 अगस्त यानी आज के दिन ही लास्ट डेट थी जिस डेट में ये वीडियो शूट कर रहा हूं, मगर अब ये डेट बढ़ के 10 अगस्त हो चुकी है। तो अभी भी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है किसी कारणवश, तो अभी भी फॉर्म आप जरूर भर लीजिए। फॉर्म भरने के लिए आप मेरा जो वीडियो है, पिछला वीडियो, उसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। उसमें सारी बातें मैंने डिटेल में शेयर की हुई हैं, आप उससे क्लू ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल थे कि कोड्स जो है उन्होंने गलत भर दिए हैं या प्रॉपर उनका नहीं भरा है। तो कोड्स की इंफॉर्मेशन पेज नंबर 19, 20, 21 में दी हुई है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। उसके मुताबिक आप कोड्स को फिल कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट में एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैंने इसमें अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोग के साथ में शेयर किया हुआ है। आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो इस व्हाट्सएप पे आप मेरे को अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं एंड इट इज माय प्रॉमिस दैट आई विल बी आंसरिंग देम ऑल। प्रॉब्लम यदि आप उसको रेलिवेंट प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने बहुत सारी वेग प्रॉब्लम भी डिस्कस की है जिसकी सेंस नहीं थी, जरूरत नहीं थी। तो बहुत ही सेंसिबल यदि प्रॉब्लम आपकी हो तो मैं उसको आंसर जरूर करूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको अपना नंबर देने वाला हूं, व्हाट्सएप नंबर, तो उसमें आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। मैंने वैसे कोशिश की है कि इस वीडियो में अपनी सारी इंपॉर्टेंट बातों को मैं आपके सामने रख सकूं, मगर किसी कारणवश यदि कोई बात छूट गई है तो मैंने उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैं उसको डाल दूंगा। तो आप अपना वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर चेक करिएगा। दोस्तों, आपको पता है नीट का फॉर्मेट पिछले साल के मुकाबले इस साल बदल गया है। पिछले साल जिस तरह के क्वेश्चंस थे उस तरह के फॉर्मेट पे अब क्वेश्चंस नहीं आएंगे, थोड़ा सा इस पे तब्दीली हुई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए क्योंकि इसके मुताबिक अब तैयारी कैसे करनी है इस वीडियो में आज हम लोग इन्हीं बातों के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि पहला फॉर्मेट क्या था, व्हाट वाज द प्रीवियस फॉर्मेट ऑफ नीट। पहले टोटल इसमें 720 मार्क्स का पेपर हुआ करता था। ये 720 मार्क्स जो थे किस तरह से एलोकेटेड थे, 90 क्वेश्चंस जो थे वो बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे, 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के ऊपर बेस्ड और 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चंस जो बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे वो डिवाइडेड थे अगेन 45 फ्रॉम बॉटनी एंड 45 फ्रॉम जोलॉजी। अब वो फॉर्मेट थोड़ा सा बदल गया है। वो क्या बदल गया है, आइए इस फॉर्मेट में अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। पहले जो मार्किंग स्कीम थी, मार्किंग स्कीम अभी भी वही है, +4 -1, यानी हर सही उत्तर के लिए आपको 4 नंबर अलॉट किए जाएंगे, मगर आपने यदि गलत उत्तर दिया तो आपको -1 मिलेगा। तो स्ट्रेटेजी इस तरह से बनाइएगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सही ज्यादा हो, गलत कम हो, क्योंकि आपने जितने सही किए उसके मुकाबले आपने गलत भी करते चले गए, रैंडम आंसर करते चले गए, तो गलत क्वेश्चन के कारण आपका परफॉर्मेंस ऊपर जाने की जगह नीचे आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इस स्लाइड में आप देखेंगे कि आपको नजर आ रहा होगा कि क्या थी प्रीवियस मार्किंग स्कीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मार्किंग स्कीम को हाईलाइट किया है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आप देख सकते हैं 90 क्वेश्चंस को जो टोटल मार्क्स आपको मिल रहे हैं वो 360 मार्क्स मिल रहे हैं। फिजिक्स में टोटल 180 मार्क्स मिल रहे हैं और केमिस्ट्री में भी 180 मार्क्स टोटल मिल रहे हैं। तो ये जो 360 मार्क्स थे ये आपके बहुत ही वैल्यूएबल थे क्योंकि यही आपको सबसे ज्यादा पुश देने वाले थे। फिजिक्स जो सेक्शन है लोगों को नॉर्मली वो थोड़ा सा डराता है क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा सा यदि आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। यदि आपका न्यूमेरल लॉजिक स्ट्रांग नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है। केमिस्ट्री नॉर्मली बच्चे समझते हैं और ये एक परसेप्शन भी है कि वो एक स्कोरिंग सेक्शन होता है। तो सबसे ज्यादा हमको मेहनत जो अपने 360 मार्क्स के लिए करनी है। लेकिन स्टूडेंट्स इस बात को समझना होगा कि जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते
उनसे आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे, इनमें से 90% स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि हमारा फिजिक्स 2 नंबर 4 नंबर से आगे पीछे हो गया, जिसके कारण हम नीट में अच्छा नहीं कर पाए या हम अपनी एमबीबीएस सीट से चूक गए। तो फिजिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और साथ ही साथ अपने 360 मार्क्स कैसे सिक्योर करने हैं, इसको भी ध्यान से समझिएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस चार्ट में आप देखेंगे ये एमसीआई ने नया चार्ट प्रपोज किया है, जिसमें उन्होंने आपको नए फॉर्मेट के ऊपर एक सैंपल आपको दिखाया कि किस तरह से नया फॉर्मेट होगा। पुराने फॉर्मेट में टोटल 45 क्वेश्चंस पर सेक्शन होते थे। नए फॉर्मेट में ऐसा नहीं है, इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो होंगे टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस होंगे। आपको सेक्शन ए के 35 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करने हैं, मगर सेक्शन बी के जो 15 क्वेश्चंस हैं उसमें से कोई 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। जी हाँ, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, यस अब मेरे पास में चॉइस है, यानी एक क्वेश्चन नहीं आता मैं दूसरे क्वेश्चन पे फोकस कर सकता हूं। बट डियर स्टूडेंट्स, इसका एक दूसरा पहलू भी है, द मोर चॉइस द मोर टाइम इट कंज्यूम्स। जितनी ज्यादा चॉइसेस होंगी उतनी चॉइसेस में आपको मन बनाने में आपको टाइम भी लगेगा। इसलिए आपको एक स्ट्रैटेजी का मतलब रणनीति बना के पेपर देना होगा। वो क्या रणनीतियां होंगी आने वाले स्लाइड्स में हम लोग समझेंगे। आइए आगे देखें। तो यहाँ पे इस स्लाइड को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको दिखाने की कोशिश की है। वो जो प्रीवियस स्लाइड थी वो MI की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट से थी, मगर ये जो स्लाइड है ये मैंने प्रिपेयर किया ताकि आपको चीजें थोड़ी सी मैं सिंप्लीफाई करके बता सकूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 15 क्वेश्चन है जिसमें से आपको एनी 10 की चॉइस है, इसमें सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी होती है, पहला काम, इफ इन डाउट लीव इट आउट। यस, जब भी कोई ऐसा पेपर आप अटेम्प्ट करते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग है तो उसमें सबसे पहले स्ट्रेटेजी यही अपनाई जाती है कि इफ इन डाउट लीव इट आउट। यदि आपको थोड़ा भी डाउट है कि ये सही है गलत हो सकता है तो उसको छोड़ दो। मगर नीट की परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा है, इसमें हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इफ इन डाउट लीव इट आउट फॉर लेटर इवैल्यूएशन, यही सही तरीका होगा। अभी हम छोड़ दे रहे हैं मगर इसको हम बाद में दोबारा इवैल्यूएट करेंगे और इसमें फिर वापस आएंगे कि इसमें से कौन सा प्रश्न मेरे को करना चाहिए और इसमें से कौन सा प्रश्न मेरे को वाकई छोड़ देना चाहिए ताकि वो मेरे मार्क्स को नीचे ना लेके आए। तो ये नीट का जो नया प्रोसेस है जिसमें इन्होंने चॉइसेस दी हैं, ये एक्चुअली एक मिटिगेशन प्रोसेस है। मिटिगेशन का अर्थ ये है कि आपको होने वाले नुकसान को कम करने का तरीका है। आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण हम इस सेशंस को प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पाए, हमारी एकेडमिक प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं हुई, तो ये प्रोसेस के दौरान हमको बहुत सारा नुकसान हुआ है। इस नुकसान को कम करने के लिए उन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया है और एक्चुअली ये प्रोसेस जो है, जो सिलेबस कम हुआ है नीट का, उस सिलेबस को भी जस्टिफाई करने के लिए बनाया गया है ताकि आप, यदि आपने वो पोर्शन नहीं पढ़ा है या वो पोर्शन आपको समझ में नहीं आ रहा जिसमें से क्वेश्चन उठ के आया है, तो आपके पास में चॉइस हो कि आप इसमें कोई और प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखें। तो आपको सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। स्ट्रैटेजी यानी रणनीति, जैसा कि मैंने पहले बताया। डियर स्टूडेंट्स, इस बात को समझना होगा कि जो बच्चे फर्स्ट आते हैं, जो बच्चे अव्वल आते हैं, वो सारा साल अच्छा पढ़ते हैं इसलिए अव्वल नहीं आते हैं। वो अव्वल इसलिए आते हैं कि एग्जाम हॉल के अंदर जो 3 घंटे आप एग्जामिनेशन के सीट पे आप बैठे हुए हैं एग्जाम हॉल की, उस दौरान आपका मेंटल स्टेट कैसा है, आपकी मेंटल फिजिकल प्रेजेंस कितनी है, ये सारा खेल इस बात पे निर्भर करता है। इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि कोई बच्चा सारा साल 90% प्लस लाता आया है तो वो नीट में भी अच्छा कर लेगा। ऐसे ढेरों स्टूडेंट्स हुए हैं जो सारा साल बहुत अच्छा पढ़ाई करते आए हैं मगर फिर भी वो ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो इसलिए आप कितना कंपोज्ड हैं, कितना आप सीरियसली फॉलो कर रहे हैं अपनी मेंटल वेव्स को, उसके ऊपर सारा खेल निर्भर करेगा। इसलिए स्टूडेंट्स, स्ट्रैटेजी यहां पे क्या काम करती है? काम करती है कि आपने जीतना नहीं है, आपने दूसरों को हराना है। अब यदि दूसरों को हराना है तो हमको उसके मुताबिक भी सोचना होगा कि दूसरे क्या सोच रहे होंगे, वो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। वहां पे काम आएगी आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन कि आपने पढ़ाई कैसे की है। मगर जो स्ट्रेटेजी वो ये होगी कि कुछ स्ट्रेटेजी जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, जैसे कि ईज ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं पहले उसको फॉलो करें। दूसरी स्ट्रेटेजी होती है सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, कि आपने केमिस्ट्री के सेक्शन, मान लो स्कोरिंग सेक्शन, तो आप पहले केमिस्ट्री के ऊपर अटैक करें।
तीसरी स्ट्रेटेजी होती है ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक्स ऑफ क्वेश्चन। जो टॉपिक्स आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं उसके ऊपर यदि क्वेश्चन आ रहा है तो उसको पहले अटेम्प्ट करें। मगर इन सबसे अव्वल स्ट्रेटेजी है EMD स्ट्रेटेजी, इजी मीडियम डिफिकल्ट स्ट्रेटेजी। हर क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं पहले तो एकदम से शुरुआत ना करें, लेडर अप्रोच ना करें कि पहले पेपर से आप सीधे सीढ़ी की तरह चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाएं। आप क्वेश्चंस को सबसे पहले 10 से 15 मिनट एक कर्सरी रीडिंग लगाएं। उसको कर्सरी रीडिंग मींस जनरल पढ़ते जाएं और पढ़ने के दौरान ही आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन मेरे को कितना करने लायक है, कितना करने लायक नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पेंसिल उठा के उस क्वेश्चन के ऊपर E यानी इजी लिख देना है, M यानी मीडियम लिख देना और D यानी डिफिकल्ट लिख देना है। आपने पूरे पेपर्स में ऐसे कर लिए, 180 क्वेश्चंस को आपने कर्सरी रीडिंग लगा के आपने स्कैन कर लिया दिमाग के अंदर। अब आपको पता है कि पेपर का लेवल क्या है, इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, और इजी क्वेश्चन को आपने मार्क करके रख लिया। अब आपको इजी क्वेश्चंस को टारगेट करना है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे काम आता है कि इजी क्वेश्चंस की डेफिनेशन क्या है, कैसे पता लगाएंगे वो क्वेश्चन इजी है कि नहीं। इजी क्वेश्चन वो होता है जिसमें एक कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला लगाओ और अगली लाइन में आपको आंसर आ जाए, आप कहेंगे इजी क्वेश्चन। या आप उस क्वेश्चन के ऊपर पहले इस तरह के कई बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने एक्सरसाइज मटेरियल में कर चुके हैं, ऐसे बहुत सारे आप रिहर्सल टेस्ट में मटेरियल में क्वेश्चंस कर चुके हैं, आप इसको कहेंगे इजी क्वेश्चन। मीडियम क्वेश्चन वो होता है जिसमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला लगाते हैं लेकिन आपको आंसर आ जाता है, मगर अंदर से आप कंफर्टेबल हैं, आपको लग रहा है नहीं यार कर तो मैं लूंगा। और डिफिकल्ट क्वेश्चन वो होता है जिसमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपने पहले किसी प्रैक्टिस मटेरियल में नहीं किया है, ये क्वेश्चन कम आपको डायनासोर ज्यादा नजर आ रहा है, आप इसको कहेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो जाहिर है पहले इजी क्वेश्चन पे शुरुआत करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन के मार्क्स एक से हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कौन से क्वेश्चन को पहले अटैक करूं। जाहिर है सबसे पहले मैं स्कोर कार्ड, अपना जो स्कोर है उसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा। स्कोर बढ़ाने के दौरान आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपका मेंटल कंपोजर बिल्कुल फिट हो, आप किसी भी तरह की और इधर उधर की बातों में ना आए, आप बिल्कुल भी इस थॉट में ना जाएं कि ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो क्या होगा। इस बात को समझना है स्टूडेंट्स कि जो व्यक्ति, मैं ओलंपिक्स अभी चल रहे हैं, मैं उसका उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए एक रेस, मान लीजिए हुसैन बोल्ट है, उसको एक रेस दौड़ने में 10 सेकंड से भी कम का समय लगता है, तो वो ये सोचता है कि ये 10 सेकंड्स मेरे को अपना 100% देना है, बाकी इसके बाद जो हो सो हो। क्रिकेट में यदि कोई बॉलर, यदि उसको अच्छी से बॉल फेंकनी है तो उसको सिर्फ यही फोकस करना होता है, वो ये नहीं देखता कि मेरे को इसका विकेट लेना है, मेरे को उसका विकेट लेना है, वो ये देखता है कि मेरे को सिर्फ 60 गेंदें फेंकनी है एक वनडे गेम में, और इन 60 गेंदों को मैं सिर्फ सही जगह पे फेंकता हूं तो विकेट अपने आप निकलेगी। ऐसे ही आपको ये फालतू बातें नहीं सोचनी कि मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, आपको सिर्फ ये सोचना है कि केवल यदि मैं 3 घंटे मेंटली फिजिकली यहां पे मौजूद हूं तो पेपर अच्छा होने ही वाला है। बस ये स्ट्रेटेजी लेके आपको चलनी है। EMD पे निशान लगाते जाइए, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट, और आगे बढ़ते जाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात आती है OMR के ऊपर, ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR, जिसके ऊपर आप उत्तर बेस्ड होंगे। OMR को आपने बहुत ध्यानपूर्वक भरना है। आप ध्यान रखें कि आप HB पेंसिल का प्रयोग करें और इसको बहुत ध्यान से भरते जाएं ताकि इसमें त्रुटि या गलती ना हो, क्योंकि यदि गलती हो जाती है तो बहुत बार आपको इसका पछतावा होगा, क्योंकि वो उत्तर जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एक गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो ये कि पहले पूरा प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं और जब हो चुका होता है तब OMR को लास्ट में भरना शुरू करते हैं, और अक्सर टाइम कम हो जाता है और OMR उनके हाथ से ले ली जाती है। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ नुकसान हुआ है, तो इसीलिए OMR को साथ में भरते जाएं। OMR भरने के लिए आप अलग से समय ना निकालें। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जिसको आपने मीडियम या डिफिकल्ट लेवल पे रखा है और जिसके उत्तर में आपको ऑप्शन चुनने में आपको संशय है, आपको डाउट है, तो आप केवल उसके ऊपर R लिखते जाएं। R यानी रिव्यू, यानी अभी ये प्रश्न मेरे को नहीं आता, मैं इसके ऊपर रिव्यू करूंगा, इसके ऊपर मैं वापस आऊंगा, तो उसके ऊपर आप R लिखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो फिर आप लास्ट में टाइम बचे तो फिर आप रिव्यू वाले प्रश्नों को आप दोबारा देखें कि इसमें मैंने रिव्यू क्यों लिखा था, यहाँ पे मेरे को कैसे सही उत्तर के ऊपर जंप करना है। इसमें दिमाग में बार्गेन भी चलता है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, मगर आगे आने वाले जो 4 या 5 क्वेश्चन मेरे को अच्छे से आते हैं, तो 4, 5 से 20 मार्क्स तो मेरे डन है। फिर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर रिस्क लूंगा। यदि क्वेश्चन मेरे को नहीं भी आता तो मेरे 1 नंबर को ये खराब करेगा, फिर भी मैं 19 नंबर के तो फायदे में हूं। ऐसा थोड़ा सा बार्गेन भी दिमाग के अंदर लगाना पड़ता है, मगर ये
जो रिस्क का फैक्टर होता है इसको आप बहुत कम रखें, इसको बढ़ाइए मत, क्योंकि यदि ये बढ़ गया तो अगर आपके सही उत्तर के आसपास आपके गलत उत्तर हो जाएंगे और वो आपको बहुत नुकसान देगा। क्वेश्चंस के सॉल्व करने के दौरान बहुत तरह की मेंटल अप्रोच काम में आती है। मेंटल अप्रोच यानी सही स्ट्रेटेजी, सही दिमाग का कंपोजर। बहुत तरह का कंपोजर होता है। कोई बच्चा हंटर अप्रोच करता है। हंटर अप्रोच क्या होती है? हंटर अप्रोच होती है कि क्वेश्चन को सीधे क्वेश्चन समझ के अटैक करूंगा। एक होती है वॉरियर अप्रोच। वॉरियर यानी योद्धा। योद्धा कौन होता है? जो बोलता है मैं 90% प्लस लाता हूं, आज तक मैं किसी क्वेश्चन से नहीं हारा, इस क्वेश्चन से हार जाऊं इम्पॉसिबल, मैं तो इस क्वेश्चन से लड़ूंगा और उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। वो वॉरियर है दोस्तों। वॉरियर है यानी वो भूल जाएगा कि एक ही क्वेश्चन पे वो 20-25 मिनट खराब करके बैठ जाएगा, वो सॉल्व करने में की जद्दोजहद में लग जाएगा। हंटर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके आगे कौन बैठा है, उसके पीछे कौन बैठा है। होता है शिकारी तीर कमान लेके बैठा है झाड़ के पीछे, हिरन निकला हिरन को चिपका देगा, खरगोश निकला खरगोश को चिपका देगा। वो वॉरियर जो होता है वो ईगो से भरा होता है। हंटर का कोई ईगो नहीं होता। हंटर बोलता है मेरे आगे वाला मेरे को नहीं जानता, पीछे वाला मेरे को नहीं जानता, किसकी परवाह करनी है, नहीं आता ना छोड़, आगे देख, बाद में आएंगे पीछे मुड़ के। तो इसी तरह से आपके जो दिमाग की जो कंपोजर होता है वो हंटर और वॉरियर के साथ में होना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हनी ट्रैप क्वेश्चंस। हनी ट्रैप क्वेश्चन जैसे होता है ना, शहद में मक्खी निकलने की कोशिश करती है मगर और चिपक जाती है और फंसती जाती है, जितना अपने आप को निकालने की कोशिश करती है उतना और चिपक जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन भी आपको कई बार हनी ट्रैप को तरीके से होते हैं। वो आपको लगेगा बस आंसर आ जाएगा, बस मैं एक स्टेप से और सॉल्व करूंगा इसका आंसर आ जाएगा, मगर वो आप उसमें उलझते चले जाते हैं। आपको पहचानना जरूरी है स्टूडेंट्स की ये हनी ट्रैप क्वेश्चन है या फिर इसका उलट होता है कैसल वॉल क्वेश्चन। कैसल वॉल क्वेश्चन यानी किले की दीवार। किले की दीवार यानी आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो बड़ा टफ सा नजर आ रहा है, मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मगर आप हो सकता है उसको सिर्फ ध्यान से देखें तो अगले स्टेप में आपको आंसर नजर आए, या आप सिर्फ आपके जो ऑप्शन है उनको ध्यान से देखें तो हो सकता है उसके अंदर उसका क्लू दिया हुआ हो और सीधे ही ऑप्शन के ऊपर आपको टिक करना हो। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी क्वेश्चन के अंदर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, मगर एक ही ऑप्शन में न्यूटन वैल्यू दी हुई है, तो जाहिर है फोर्स न्यूटन में कैलकुलेट होता है, तो आप सीधे उस ऑप्शन के ऊपर जा सकते थे, मगर आप क्वेश्चन की लेंथ देख के, उसका साइज देख के या उसकी अपीयरेंस देख के पहले ही डर गए। तो ये क्वेश्चन कहलाते हैं कैसल वॉल क्वेश्चन। आपको कैसल वॉल से नहीं डरना है, मगर आपको हनी ट्रैप से बच के रहना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने सबसे पहला जो काम है भरना उसको अच्छे से भर लिया होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसमें गलतियां भी की हैं, तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी वेबसाइट जब एक बार लॉक हो भी गई है तो वो वापस खुलेगी, उसमें आप अपने उन ऑप्शंस के ऊपर एडिट कर सकते हैं। जिन चीजों पे एडिट नहीं होता है वो ऑप्शन होते हैं नॉर्मली एग्जाम फी, यदि आपने गलत ऑप्शन ट्रिक करके भर दिए तो उसमें एडिट नहीं हो पाता है, या फिर आपके लैंग्वेज जो आपने चूज कर लिया उसके ऊपर एडिट नहीं हो पाता है। बाकी बहुत सारे सेक्शन एडिटेबल होते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने आपको जिन बातों का ध्यान रखने को कहा था इससे पिछले वीडियो में, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बॉक्स में इसका लिंक देखिए, ऊपर आ गया है। आप पहले फॉर्म भरना कैसे इसको आप समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने बोलने के बाद भी गलतियां की हैं, जैसे साइबर कैफे से मैंने फॉर्म भरने को मना किया था, मगर बहुत सारे स्टूडेंट ने उसके बाद भी वहां जाके फॉर्म भरा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फोटोग्राफ्स में बहुत सारे मिस्टेक्स किए, जिन चीजों के ऊपर मैंने सावधान रहने को कहा था उन्होंने उन्हीं चीजों पे गलतियां की। बट वी नो टू एरर इज ह्यूमन एंड टू करेक्ट इज डिवाइन। सो आप उन गलतियों को दोबारा करेक्ट कर सकते हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि जिन बातों के ऊपर मैंने यहाँ पे आज गौर करने को आपको कहा है आप उनके ऊपर गौर जरूर करेंगे। आप भी एक रणनीति बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसके मुताबिक आप इस एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। बहुत बार ये होता है कि हमने तो स्ट्रैटेजी बनाई है, मगर सारी स्ट्रैटेजी एग्जाम हॉल के अंदर हम घुसे तो वहां का माहौल देख के हम सारी स्ट्रैटेजी भूल जाते हैं और हम वही चीजें करने लगते हैं जिनसे हम अंदर से डरे हुए होते हैं, जैसे कि लैडर अप्रोच से क्वेश्चन पेपर करना, जैसे कि ईएमडी का ख्याल नहीं रखना। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी स्ट्रैटेजी ना भूलें। बेशक आपके ऊपर थोड़े से डिस्टर्बेंस आए, मगर स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करके पेपर देंगे तो ही दूसरों को हरा पाएंगे, क्योंकि यदि दूसरों को हराएंगे तो ही आपकी सीट पक्की होगी। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, नीट में कंपटीशन बहुत कड़ा है। क्यों? क्योंकि 16 लाख के आसपास में स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके साथ में बैठे हैं। 16 लाख दिमाग एक साथ चल रहे हैं
तो इसमें थोड़ी सी भी गलती, थोड़ा सा भी एरर आपको एक झटका किसी दूसरे से आगे और किसी एक दूसरे से पीछे कर सकते हैं। तो इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है, दिमाग को ठंडा रखना जरूरी है। कुछ बातें और एग्जाम हॉल के अंदर करने वाली हैं, उसको भी आप समझ लीजिए कि एग्जाम हॉल के अंदर किसी भी सूरत में आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज मत करें। आप अपना एडमिट कार्ड प्रॉपरली डाउनलोड कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड के ऊपर जो एडमिट कार्ड के पीछे नॉर्मली जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, आपको एग्जाम हॉल के अंदर अपने ड्रेस कोड का भी ध्यान रखना है। ये सारे ड्रेस कोड के बारे में, जो बार्ड आर्टिकल्स, कौन सी चीज आप एग्जाम हॉल के अंदर ले जा सकते हैं, कौन सी चीजें नहीं ले जा सकते हैं, उन सब की जानकारी आपका जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसके चैप्टर नंबर 9 में दी हुई है, उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको नॉर्मली मना किया जाएगा कि आप शूज नहीं, आप सैंडल्स पहन के जाएंगे। आप स्लीव्स जो है लॉन्ग स्लीव नहीं पहनेंगे, आप हाफ स्लीव या शॉर्ट स्लीव पहन के जाएंगे जिसमें आपके हाथ क्लियरली नजर आ रहे हों। आपको इंस्ट्रक्शंस नॉर्मली होते हैं, हर साल होते आए हैं कि आप कोई भी वॉच, ब्रेसलेट या इस तरह का गैजेट, स्मार्ट वॉच अपने पास में नहीं रखेंगे। आप अपने कान में या अपने सर में कोई भी ऑर्नामेंट्स नहीं पहनेंगे। ईयर रिंग्स, चेन, ये सब स्ट्रिक्टली बैंड है। गर्ल्स के ऊपर, गर्ल्स को खासतौर पे मैं कहना चाहूंगा कि वो घर से महंगे ऑर्नामेंट्स से ज्वेलरी पहन के ना जाएं, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको उनको निकालने को कहा गया तो आपका वैल्यूएबल चीजें गुम सकती हैं, उनका नुकसान हो सकता है। आप ऑर्नामेंट्स, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट्स, इस तरह की चीजें घर से पहन के मत जाएं। पानी का बॉटल ले जाना अलाउड होता है नॉर्मली, मगर क्लियर बॉटल होना चाहिए। वो बॉटल में ट्रांसपेरेंट हो, अंदर से पानी दिखना चाहिए, इस तरह का बॉटल अलाउड होता है। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है एग्जाम हॉल के अंदर बैंड है। आपको जो ड्रेस कोड है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हेड गियर्स किसी भी सूरत में अलाउड नहीं है, अनलेस कि आप सिख ना हो या आपने इस तरह की इंफॉर्मेशन, आपकी इस तरह की परमिशन आपने पहले से ना अपने फॉर्म में डाल के ना ले रखी हो, तो आपको अलाउड नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं स्टूडेंट्स की ये सब कारणों से आपको बाद में उठा दिया गया, आपको बाहर भेजा गया, तो आपका मेंटल जो कंपोजर है वो बिगड़ सकता है और उसका असर, एक क्वेश्चन भी पढ़ा तो आप कम से कम 200 या 300 रैंक से आपको धक्का मारेगा आगे या पीछे। तो इसलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में जो आपका एग्जाम हॉल है या एग्जाम सेंटर है, आप कोशिश करें कि 1 या 2 दिन पहले या तो खुद जाके देख के इसको आ जाएं, या अपने किसी बड़े को कहें कि वो उस एग्जाम हॉल को, सेंटर को देख के आ जाए, उसकी पूरी रेकी करके आ जाए। क्यों? मान लीजिए आप लेट हो रहे हैं, आप वहां पे पहुंचे, जिस दिन आप पहुंचे, आपको पहुंचना था, आपको तो मालूम था रास्ता तो यही है, मगर उस दिन पता लगा उस रास्ते को बंद किया हुआ है, वो रास्ते पे ऑलरेडी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपको किसी दूसरे रास्ते से घूम के जाना है। जो गेट से एंट्री है वो गेट बंद की है, आपको किसी और गेट से एंट्री दी हुई है। उस एंट्री तक पहुंचने के लिए आपको फिर बहुत सारे रोड ब्लॉक्स को पार करना पड़ रहा है। आपका इन चीजों में टाइम खराब होगा। इसलिए 1 या 2 दिन पहले एग्जाम हॉल सेंटर की रेकी करके आ जाएं कि कहां मेरे को क्यू में लगना है, किस जगह मेरे को खड़े होना है, किस जगह मेरे को अपना व्हीकल पार्क करना है। आप और सेट दिमाग से पेपर दे सकेंगे। बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं स्टूडेंट्स, मगर आपका एग्जाम हॉल के अंदर ये सारी चीजें आपको अफेक्ट करेंगी। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। मेरे वीडियो को, आपने पिछले वीडियो को इतना प्यार दिया, उसके लिए आई एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को भी आप ऐसी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। आई वॉन्ट यू टू सी यू ऑल rising as doctors. With this wishes, I end this video. Thank you very much.